यहाँ पर हम बात करेंगे ओबीसी के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है अगर आप यूपीएससी 2026 का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। एंड ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी का 3 ईयर रूल, आपने ओबीसी का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में यूपीएससी का नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि आपको 3 साल का नियम फॉलो करना है। 3 ईयर का फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा, ये है क्या, इसको भी अपन समझते हैं। सो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको इस तरीके के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप मुझे लाइक कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आजकल यूट्यूब पे हाइप करने का भी ऑप्शन है, तो आप हाइप भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली ओबीसी के लिए बात करेंगे एंड एक वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट में जिसमें अपन एसटी एससी एंड ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। आपको सबसे पहले समझना होगा कि ओबीसी में जो रिजर्वेशन मिलता है वो सभी को नहीं मिलता है। ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है नॉन क्रीमी लेयर एंड सेकंड है क्रीमी लेयर। अब अपन को समझना है कि क्रीमी लेयर में कौन है और नॉन क्रीमी लेयर में कौन है। जब अपन ये समझेंगे तब अपन समझ पाएंगे कि ये 3 ईयर फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोज है वो क्या है। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ पे अगर आप किसी भी ई मित्र, जिसको अपन कंप्यूटर कैफे या फिर साइबर कैफे जिसको भी बोलते हैं, उनसे जाकर डिस्कस करेंगे कि भैया मुझे अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है और यूपीएससी ने बोला है कि 3 ईयर का रूल है, तो वो आपको बोलेंगे ऐसा कुछ है ही नहीं। आप किसी के भी पास में जाएंगे, नॉर्मली जो ये कंप्यूटर कैफे वाले होते हैं उनको ये पता ही नहीं है। समझते हैं आखिर ये 3 ईयर का नियम है क्या। उससे पहले एक बार डिस्कस करना होगा ये एनसीएल क्या है और क्रीमी लेयर क्या है। जब ओबीसी कैटेगरी को बनाया गया तब इसके अंदर इंदिरा साहनी जजमेंट के तहत इसके अंदर 2 कैटेगरी बनाई गई। एक वो व्यक्ति जो ओबीसी से तो बिलोंग करते हैं पर उनकी जो स्थिति है वो बाकियों की जितनी पिछड़ी नहीं है, तो उनको हमने क्रीमी लेयर में डाला और बाकियों को हमने नॉन क्रीमी लेयर में रखा। अब समझते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर में कौन होगा। जिस व्यक्ति की सैलरी, जिस व्यक्ति की नहीं, जिस व्यक्ति के पेरेंट्स की सैलरी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पेरेंट्स की जो मंथली इनकम है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे सैलरी शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इनकम शब्द यूज कर रहा हूँ। सही से आप समझना। एंड सेकंड थिंग, मैं यहाँ पे शब्द यूज कर रहा हूँ पेरेंट्स। पेरेंट्स में कौन कौन शामिल होते हैं? आपके मॉम एंड आपके पापा जी, सीधी सी बात है, माता जी और पिताजी दोनों शामिल हैं। अगर आपकी इनकम, आपके पेरेंट्स की इनकम, ठीक है मैं बार बार आपकी कह रहा हूँ तो आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स की इनकम समझना, जो इनकम है वो 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर के हकदार हैं। और अगर आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर के अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर जो गवर्नमेंट जॉब की जो व्यक्ति हैं उनके लिए अलग क्लॉज है, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार के लिए बेसिक बातें जान लेते हैं, फिर थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब समझिए कि जो 3 ईयर का नियम है वो क्या कहता है। 3 ईयर रूल है क्या वो भी समझिए। 3 ईयर रूल का मतलब है, एक बार के लिए अपन फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 2023, 2024 और 2025। तो यूपीएससी कह रहा है कि जब आपका ओबीसी सर्टिफिकेट देखा जाएगा तो हम पिछले 3 साल के नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब आप देखिए इसके अंदर कहना ये चाह रहा है यूपीएससी, और ये जो 3 ईयर का क्लोज जो ओबीसी के रूल के अंदर कहता है वो ये कहता है कि अगर आपकी पिछले 3 सालों में अगर लगातार आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर रही है लगातार, ठीक है, मतलब आपके 2023 में भी 8 लाख मान लेते हैं, 24 में मानो 9 लाख मान ली, 25 में मानो 12 लाख मान ली, मतलब 8 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया बनता है तब आप क्रीमी लेयर में गिने जाएंगे। समझ रहे हो? आप इस बात को समझिए कि क्रीमी लेयर में कब गिने जाएंगे, जब आपकी इनकम पिछले 3 सालों में लगातार 8 लाख से ऊपर रही है, देन आप क्रीमी लेयर के हकदार, क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। अगर बात करेंगे नॉन क्रीमी लेयर की, ध्यान से सुनना चीजों को, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है पर अगर 2-3 बार सुनेंगे समझेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। नॉन क्रीमी लेयर में कौन आएगा? अगर आपके पिछले 3 साल में एक बार भी आपकी इनकम 8 लाख से कम रही है, पिछले 3 साल में एक बार भी, समझ रहे हो? अगर फॉर एग्जाम्पल 2023 में आपकी 12 लाख थी, 24 में आपकी 10 लाख थी, और अगर 25 में 8 लाख हो गई है, या फिर आप दूसरा केस ले लेते हैं कि 23 में आपकी 10 लाख थी, 24 में आपकी 6 लाख हो गई, और 25 में आपकी मान लेते हैं 13 लाख हो गई। इस केस में भी आप एनसीएल के हकदार हैं। इस बात को ध्यान में रखना कि यूपीएससी में रिजर्वेशन सिर्फ एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। फिर से समझिए इस चीज को, ठीक है। 3 ईयर का क्लोज ये कहता है कि पिछले 3 साल में अगर आपका एक बार भी 8 लाख से नीचे इनकम गई है तो आप एनसीएल के हकदार हैं। ठीक है, आ गया समझ में? आप समझते हैं क्रीमी लेयर के लिए क्या प्रावधान है और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनके लिए क्या प्रावधान है वो समझिए। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से ज्यादा बन रही है पिछले 3 साल में लगातार, तो आप क्रीमी लेयर के व्यक्ति बन जाएंगे।
और क्रीमी लेयर वालों को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अदरवाइज जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको क्या रिजर्वेशन मिलता है, आपको 3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल वालों को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो आपको 9 अटेम्प्ट मिल जाएंगे। और आपकी जो मैक्सिमम एज है एग्जाम देने की वो 35 ईयर हो जाती है, जनरल के लिए ये 32 ईयर है। अब समझिए कि जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए क्या क्राइटेरिया है क्रीमी लेयर के लिए, वो भी समझिए। अगर आपके पेरेंट्स, अभी इनके लिए जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप बी सर्विस, पेरेंट्स को शब्द यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, पेरेंट्स में आप इसको ले लीजिए। अगर आपके मम्मी एंड पापा दोनों टुगेदर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर दोनों ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी दोनों इस सर्विस में हैं, इसमें आप ले सकते हैं सिर्फ आपके पापा, सिर्फ आपके मम्मी, या फिर दोनों, आप तीनों केस ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो इस सर्विस में हैं और इस केस में अगर आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर जा रही है तो भी आप एनसीएल के हकदार हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बहुत ज्यादा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझिएगा इसको। अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी में हैं और इनकम 8 लाख से ऊपर जा रही है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के हकदार हैं। अब दूसरा केस लेके चलते हैं। अगर आपके जो पापा हैं सिर्फ वो ग्रुप बी सर्विस में है और आपकी मम्मी या तो जॉब नहीं कर रही हैं, और अगर जॉब कर भी रही हैं तो वो ग्रुप बी सर्विस में नहीं है, ग्रुप बी से नीचे हैं। ग्रुप सी भी हो सकती है, ग्रुप डी भी हो सकती है, या फिर नॉन जॉब में भी हो सकती हैं, मतलब वो जॉब नहीं कर रही हैं। अपन तीनों केस में लेके चलते हैं। इस केस में भी आप एनसीएल के हकदार हैं। अब किस केस में आप हकदार नहीं है वो समझ लेते हैं, ताकि आपको ओवरऑल मोटा मोटे तौर पे सब समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं क्रीमी लेयर के लिए। अगर आपके पापा प्लस आपके, ये पापा क्या बन गया, ये आपके पापा प्लस आपकी मम्मी दोनों ग्रुप बी सर्विस में हैं, दोनों ग्रुप बी सर्विस में हैं, इस केस में आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, आप एनसीएल के हकदार नहीं हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर आपके पेरेंट्स दोनों ग्रुप बी सर्विस में हैं या फिर उसके ऊपर की सर्विस में हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। सिर्फ आपके पापा ग्रुप बी में हैं तो आप एलिजिबल हैं। आप समझते हैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, अगर आपके पापा ग्रुप बी में है और आपकी मम्मी कुछ नहीं करते, वो तो हमने देख लिया इस केस में कि अगर आपके पापा ग्रुप बी में और आपकी मम्मी ग्रुप सी डी या फिर कुछ नहीं कर रही हैं, ग्रुप कुछ नहीं का मतलब वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो आप एनसीएल के हकदार हो जाते हैं। आप समझते हैं कि अगर आपके पापा ग्रुप ए सर्विस में है, ग्रुप ए सर्विस में है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, इसमें आपके मम्मी का कोई योगदान नहीं। अगर आपकी मम्मी भी है ओके, नहीं है तो भी आप क्रीमी लेयर में ही गिने जाएंगे। अब इसमें ग्रुप ए का भी रूल ध्यान में रखना। अगर आपके जो पापा है वो ग्रुप बी में लगे थे, 40 साल पहले लगे थे, और प्रमोशन होते होते वो ग्रुप ए सर्विस बन गई है, उस केस में भी ये क्रीमी लेयर का हिस्सा ही माना जाएगा। या फिर आपके पापा जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मतलब जज है, इलेक्शन कमिश्नर है, ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसमें से कोई भी पोस्ट पे आपके पापा हैं तो इस केस में आप क्रीमी लेयर का हिस्सा बन जाएंगे। आप इसको आपके मम्मी के लिए भी लेके चल सकते हैं। अगर आपके मम्मी ग्रुप ए में है तब भी आप नहीं होंगे, या फिर दोनों पेरेंट्स हैं तब भी नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई भी व्यक्ति ग्रुप ए में है तो आप समझ जाओ कि आप क्रीमी लेयर का हिस्सा बन चुके हैं, नॉन क्रीमी लेयर का हिस्सा आप नहीं बन सकते। अब ये पूरा के लिए था कास्ट सर्टिफिकेट का, लंबा छोड़ा। ओवरऑल आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि इतना माथा पच्ची सबके लिए होगी नहीं। सबके लिए नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके 8 लाख से नीचे इनकम है, वो पिछले 3 साल में एक बार भी गई हैं, तो आप नॉन क्रीमी लेयर के हिस्सा हैं। और जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा उसका भी आप ध्यान में रखना। ओबीसी का सर्टिफिकेट पिछले 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और ये 1 साल फाइनेंशियल ईयर को देखा जाएगा। कहने का मतलब अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से पहले बना हुआ है तो वो काम का नहीं है। आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। आया समझ में। सेकंड थिंग, आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, ये बात दोनों ध्यान में रखना, क्योंकि सर्टिफिकेट स्टेट का भी होता है और सेंटर का भी होता है। थर्ड, जब आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, जब आप कास्ट को मेंशन करेंगे, जब आप यूपीएससी का फॉर्म फिल करेंगे, तब आपसे वहां पे क्या क्या पूछा जाएगा सर्टिफिकेट नंबर फर्स्ट, सर्टिफिकेट को अपलोड करना रहेगा सेकंड, थर्ड पूछी जाएगी आपकी कास्ट, और कास्ट आपके सर्टिफिकेट पे लिखी हुई होती है वो आप मेंशन करेंगे, और फोर्थ आपको लिखा जाता है कास्ट का नंबर, जो सीरियल नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कास्ट का नंबर क्या है। और ये आप नंबर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वैसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखे हुए होते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं ओबीसी सेंट्रल लिस्ट, और आपके सामने एक पोर्टल खुल जाएगा, उसके अंदर आप आपका स्टेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे वेबसाइट खुलती है उसके अंदर आप, फॉर एग्जांपल आपका राजस्थान तो आप राजस्थान, जब मतलब यूपी है तो यूपी, कोई भी स्टेट सेलेक्ट करेंगे,
और उसमें आप आपके कास्ट का नाम सर्च करके देख सकते हैं कि वो किस नंबर पे लिखी हुई है। वहाँ पे सारे नंबर लिखे हुए हैं और आपकी कास्ट के नाम लिखे हुए होते हैं, बहुत सारे कास्ट के। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका नंबर है तो वो आपको वहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। मैंने 10 मिनट लेके अच्छे से समझा दिया है ओबीसी के सारे नियम। स्टिल डाउट है? नीचे इंस्टाग्राम खुला है, मैसेज कीजिए और अपन वहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड आजकल हाइप का ऑप्शन है उसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ कमेंट करना। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।